हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 39। वंश गेस्ट रूम में आकर बिस्तर पर गिर गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार निशी का चेहरा आ रहा था। निशी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वंश बिस्तर पर बेड के बल लेट गया और मुंह तकिए में छुपा लिया। एक बेचैनी उसे घेरे हुए थी और कुछ देर बाद वह एकदम से उठकर बैठ गया और खुद से बातें करने लगा। मैं गौरी को पसंद करता था, लेकिन गौरी मुन्ना को पसंद करती है। ये जानकर मेरा दिल टूट गया और मुझे अब दुखी होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं कितना अजीब हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे गौरी से कभी प्यार था ही नहीं, बल्कि मैं अट्रैक्शन को ही प्यार समझ रहा था। हाउ स्टूपिड आई एम। मेरी वजह से उन दोनों को कितना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब सब ठीक है। गौरी और मुन्ना साथ साथ खुश हैं और अब मैं भी मुंबई जाकर अपने काम में ध्यान लगा सकता हूँ। लेकिन वो लड़की, जब उसे तैरना नहीं आता था तो डूबने का नाटक क्यों किया? और मुझे क्या हो गया था? मैं उसे बचाने के लिए पानी में क्यों कूद गया, जबकि मुझे तो तैरना भी नहीं आता और पानी से डर लगता है। पता नहीं मेरे साथ ये हो क्या रहा है। ऊपर से मेरा पहला किस भी खराब हो गया। मैंने अपनी लाइफ का पहला किस मतलब दूसरा निशी को क्यों कर दिया? मैंने नहीं किया, उसने मुझे किया, वो भी तब जब मैं बेहोश था। हाँ, उस लड़की कितना फायदा उठाती है मेरा। पहले कितनी अच्छी लाइफ थी मेरी, कोई टेंशन नहीं, और अब एक टेंशन से बाहर निकलो तो दूसरे में जा गिरता हूं। आई विश सब ठीक रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए। कहते हुए वंश फिर बिस्तर पर आ लेटा और निशी के बारे में सोचने लगा। वह चाहकर भी उसका ख्याल अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था। गौरी मुन्ना को ढूंढते हुए छत पर चली आई। देखा छत की दीवार के पास खड़ा मुन्ना आसमान में चमकते चांद को देख रहा है। गौरी आई और दीवार से पीठ लगाकर मुन्ना के बगल में खड़े हो गई। मुन्ना ने जब गौरी को वहां देखा तो कहा, तुम यहां, वो भी इस वक्त? देखो, वैसे तो मुझे इस घर में कहीं जाने की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं यहां तुमसे मिलने आई हूं, गौरी ने कहा। अच्छा, वो क्यों? मुन्ना ने मुस्कुरा कर कहा। गौरी के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए और उसने मुन्ना की तरफ पलटते हुए कहा, मिलने नहीं बल्कि मैं तुमसे सवाल करने आई हूं। तुमने मुझे नीचे गिराने की हिम्मत कैसे की? हाँ, तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो मान? मुन्ना को याद आया कैसे घाट के बाहर घर वालों को देखते ही मुन्ना ने गौरी को नीचे जमीन पर गिरा दिया था। उसने गौरी की तरफ देखकर कहा, हमें माफ कर दो, वो हम थोड़ा घबरा गए थे। गौरी उसके जवाब पर अपनी आंखों को छोटा करके उसे घूरने लगी तो मुन्ना ने कहा, इसके लिए तुम हमें जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मैं जो कहूंगी वो करोगे? गौरी ने पूछा। करेंगे, मुन्ना ने सहजता से कहा। ठीक है, फिर 20 उठक बैठक निकालो और हर उठक बैठक के साथ तुम्हें मुझे आई लव यू कहना होगा, गौरी ने कहा और अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। मुन्ना ने सुना तो गौरी के बचपने पर उसे मन ही मन हंसी आई। उसने अपने दोनों कान पकड़े और गौरी के सामने उठक बैठक लगाते हुए कहा, आई लव यू। ऐसा करते हुए मुन्ना काफी क्यूट लग रहा था और मासूम तो वो था ही। गौरी को उसे सजा देकर बड़ा ही मजा आ रहा था। वह मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगी। मुन्ना ने 20 उठक बैठक खत्म की और कहा, और कुछ? गौरी उसके पास आई और प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतना काफी है मान। वैसे भी मुझे तुम्हें ऐसे परेशान करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। चलो अब नीचे चलते हैं। कहते हुए गौरी जैसे ही जाने लगी, मुन्ना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपने सामने करके कहा, हमें तुमसे कुछ कहना है। कहो, गौरी ने कहा। तुमने हमें इतनी जल्दी माफ कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने जो किया। मुन्ना ने इतना ही कहा कि गौरी ने अपने होठों को उसके होठों से छू लिया। मुन्ना आगे नहीं बोल पाया। कुछ पल बाद गौरी पीछे हटी और उसके हाथों को अपने हाथों में थामकर कहने लगी, मान, तुम सोचते बहुत हो। तुमने जो किया वो सब हालातों की वजह से। बुरा तब लगता अगर किसी लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ देते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना काफी है मान।
मैं अगर तुम्हें माफ नहीं करती तो शायद हमेशा के लिए तुम्हें खो देती। मैं नहीं चाहती जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं उससे तुम भी गुजरो, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और फिर मैं थोड़ी ज्यादा क्यूट हूं ना, इसलिए तुम्हारी तरह तुम्हें और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकती। कहते हुए गौरी ने अपनी दोनों हथेलियों को गालों से लगाया और मुस्कुरा उठी। मुन्ना ने देखा तो गौरी को गले लगाया और उसका सर सहलाते हुए कहा, हाँ तुम बहुत क्यूट हो, हमसे भी ज्यादा। टाइम प्लीज, काशी ने छत पर आते हुए कहा। काशी की आवाज सुनकर मुन्ना और गौरी एकदम से दूर हट गए और काशी की तरफ पलट गए। मुन्ना के कुछ कहने से पहले ही काशी ने कहा, मुरारी चचा ने आपको घर जाने के लिए नीचे बुलाया है, चलिए। मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगी, खुले आसमान के नीचे। गौरी ने अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, ठीक है। काशी ने कहा तो मुन्ना उसकी तरफ जाने लगा। मान, गौरी ने कहा तो मुन्ना ने पलटकर गौरी को देखा। गौरी ने फिर बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों को होठों से छूते हुए उसे एक साथ कई सारे फ्लाइंग किस दे डाले। मुन्ना मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। नीचे आकर मुन्ना मुरारी और अनु के साथ घर निकल गया। गौरी आज बहुत खुश थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी मॉम का नंबर डायल करने लगी। कुछ देर बाद गौरी की मॉम ने फोन उठाया और गौरी के कुछ कहने से पहले ही उसे डांटना शुरू कर दिया। कितनी लापरवाह लड़की हो ना तुम गौरी, बनारस जाकर एक बार भी फोन करना जरूरी नहीं समझा तुमने। आई नो तुम अपने दोस्तों के घर में हो, बट इतनी लापरवाह, कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। तुम वापस इंदौर कब आ रही हो? इस बार तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, ताकि कुछ महीनों के लिए तुम कहीं न जा पाओ। अब चुप क्यों हो, कुछ बोलोगी? मान के घर वालों ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है मॉम, गौरी ने एकदम से कहा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम इंदौर? एक मिनट, अभी तुमने क्या कहा? गौरी की मम्मी ने गौरी की बात समझते हुए कहा, हाँ मॉम, मान के घर वालों ने हमारे रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी है और ये सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। शिवम अंकल ने कहा है कि आप बनारस आ जाएं ताकि मान के घर वालों से बात कर सके। गौरी ने खुश होकर कहा, मतलब तुम्हारे और मुन्ना के बीच सब ठीक हो गया? गौरी की मम्मी ने खुश होकर कहा, उन्हें तो मुन्ना पहले से पसंद था। यस मॉम, आप कल सुबह की फ्लाइट से बनारस के लिए निकल जाइए, गौरी ने कहा। क्या उस मुन्ना ने तुम्हें बताया वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? जय ने अपनी मम्मी के हाथ से फोन लेकर कहा। ए जय के बच्चे, तमीज से, तुम्हारा होने वाला जीजा है वो, गौरी ने जय को डांटते हुए कहा। हाँ, ये कब हुआ? जय ने हैरानी से कहा। जय की मम्मी ने उससे फोन लिया और कहा, तुम खुश हो ना बेटा? यस मम्मा, मैं बहुत खुश हूं, बस आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, गौरी ने खुशी से चहकते हुए कहा और कुछ देर बाद फोन काट दिया। मुस्कुराहट गौरी के चेहरे से जाने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर छत पर रुकने के बाद गौरी नीचे चली आई। अगली सुबह सारिका सबसे पहले उठी। उसने दीना से कहकर घर के जरूरी काम करवाए। धीरे धीरे करके सब उठ गए। काशी, गौरी, रितु और प्रिया बाबा और अधिराज जी के साथ सुबह जल्दी उठकर 80 घाट पर सूर्योदय देखने चली गई। आई अंबिका जी के साथ उन्हें अपने अचार के पुराने बिजनेस के बारे में बताने लगी। शिवम ने भी कुछ दिनों के लिए अपने गोदाम से छुट्टी ले ली थी और उनकी गैर हाजिरी में उनका काम उनका मैनेजर संभाल रहा था। वहीं सारिका के ओल्ड एज होम को भी दूसरे लोग संभाल रहे थे, क्योंकि इन दिनों में सारिका का वहां जाना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। शक्ति को आज वापस इंदौर जाना था। जाने से पहले शक्ति शिवम और सारिका से मिलने घर चला आया। सोचा उनके साथ काशी से भी मिल लेगा, लेकिन काशी घर पर नहीं थी। शक्ति को देर हो रही थी, इसलिए वह बिना काशी से मिले ही वहां से चला गया। निशी नींद से जगी और उठकर बैठ गई। उसने खुद को वंश के कपड़ों में देखा तो जल्दी से दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, उस चिरकुट ने मुझे अपने कपड़ों में देखा तो वो तो मेरा खून ही कर देगा। वो कमरे में आए से पहले मैं यहां से निकल जाती हूँ। निशी नीचे चली आई। देखा वंश बरामदे में है। वह दबे पांव गेस्ट रूम की तरफ चली गई। कमरे में आकर उसने जल्दी से दूसरे कपड़े लिए और लेकर नहाने चली गई। नहाकर निशी बाहर आई, देखा घर खाली था। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने हॉल में आकर सारिका से कहा, आंटी सब लोग कहाँ हैं? काशी और उसके दोस्त बाबा के साथ बाहर गई हैं। आई और माँ वहां पीछे बरामदे में हैं।
तुम्हारे अंकल शायद बाहर हैं और वंश यहीं कहीं होगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। सारिका ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। थैंक यू आंटी, निशी ने मुस्कुराकर कहा और सोफे पर आ बैठी। उसने टीवी ऑन किया और अपना फेवरेट सीरियल देखने लगी। निशी सीरियल देखने में इतना खोई हुई थी कि उसे ध्यान भी नहीं रहा वंश कब आकर उसके बगल में बैठ गया। वंश ने उसके हाथ से रिमोट लिया और चैनल चेंज करते हुए कहा कि क्या तुम सुबह सुबह बकवास सीरियल देख रही हो। वंश ने सिंचैन लगाया और बैठकर मजे से देखने लगा। निशी उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। कार्टून देखते हुए वह बिल्कुल बच्चा लग रहा था, लेकिन निशी उसे खुश कैसे देख सकती थी। उसने रिमोट छीना और चैनल चेंज करते हुए कहा, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारी कार्टून देखने की उम्र नहीं रही। ये मेरा फेवरेट है, मेरा रिमोट इधर दो। वंश ने जैसे ही वापस छीना, किचन के दरवाजे पर खड़ी सारिका पर उसकी नजर पड़ी, जो कि उसे ही देख रही थी। सारिका को अपनी ओर देखता पाकर वंश ने झेपते हुए रिमोट वापस निशी की तरफ बढ़ा दिया। निशी ने खुशी खुशी अपना सीरियल लगाया और देखने लगी। वंश भी उसके साथ बैठा सीरियल देखकर मुंह बनाने लगा। कुछ देर बाद वंश को भी सीरियल में दिलचस्पी होने लगी और वह बिल्कुल निशी से सट कर बैठ गया और कहा, ये इसकी सास कितनी हरामी है, जानबूझकर खाने में नमक मिला दिया। लेकिन मुक्ति बहुत होशियार है, वो खुद को इस मुसीबत से निकाल लेगी। निशी ने भी टीवी देखते हुए कहा। सारिका उन दोनों के लिए चाय लेकर आई थी। जब उसने वंश और निशी को साथ देखा तो मुस्कुरा उठी। दोनों टीवी देखते हुए बच्चों की तरह डिस्कस कर रहे थे। निशी ने हमेशा झगड़ने वाला वंश कितने आराम से उसके साथ बैठकर उसी का सीरियल देख रहा था। सारिका उन दोनों के पास आई और ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, ये सब बाद में देखना, पहले चाय पी लो। सारिका को वहां देखकर वंश को ख्याल आया कि वह निशी के कुछ ज्यादा ही करीब बैठा है, तो उसने उठते हुए कहा, माँ मैं अपनी चाय लेकर अपने कमरे में ही चला जाता हूँ। निशी भी चुपचाप अपनी चाय पीने लगी। वंश ने चाय उठाई और वहां से चला गया। वंश अपने कमरे में आया और घूमते हुए चाय पीने लगा। घूमते हुए उसकी नजर अपने ड्रेसिंग के शीशे पर पड़ी, जिस पर लिखा था, आई थिंक यू आर क्यूट चिरकुट। वंश ने देखा तो मुस्कुरा उठा। वह चाह कर भी अपने चेहरे पर आई खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। चाय पीकर वंश वहीं अपने बिस्तर पर लेट गया। दोपहर तक गौरी, काशी, रितु, प्रिया, बाबा और अधिराज जी घर लौट आए। सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। गौरी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। काशी ने देखा तो धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, सब्र रखो, आ जाएंगे मुन्ना भैया। मैंने सुबह से उसे एक बार भी नहीं देखा है, ना ही उससे बात हुई है। गौरी ने भी फुसफुसाते हुए कहा, निशी बेटा बनारस घूमा, कैसा लगा? शिवम ने निशी से पूछा। जी अंकल, बहुत खूबसूरत है, मुझे यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लगा, निशी ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम कुछ दिन और रुकना चाहोगी बेटा? शिवम ने पूछा। मैं जरूर रुकती अंकल, लेकिन मेरे क्लासेस शुरू होने वाले हैं, इसलिए मुझे कल सुबह ही निकलना होगा, निशी ने कहा। वंश ने सुना तो खाते खाते रुक गया और निशी की तरफ देखने लगा। निशी, तुम कभी इंदौर आई हो? अगर कभी मौका मिले तो आना, काशी ने कहा। नहीं दी, मैं नहीं आई। हाँ, आप सब लोग मुंबई क्यों नहीं आते? निशी ने कहा। अब तो इंदौर, मुंबई, बनारस चलता ही रहेगा बेटा, हमारे सारे बच्चे इधर उधर जो हो गए हैं, बाबा ने कहा तो सब हंसने, सभी खाना खाने लगे। निशी ने वापस जाने की बात कही तो वंश को अजीब लगने लगा। उसने 2-4 निवाले खाए और वहां से चला गया। घर में वंश का मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी बाइक उठाई और बाहर निकल गया। शाम में मुरारी अनु और मुन्ना को शिवम के घर लेकर आया। गौरी की मम्मी और भाई आने वाले थे ताकि सब मिलकर गौरी और मुन्ना के रिश्ते की बात कर सके। गौरी ने जब मुन्ना को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। घर के सब बड़े साथ थे, इसलिए मुन्ना उनके सामने हाथ बांधे साइड में खड़ा हो गया। गौरी ने देखा तो काशी से कहा, यार ये तुम्हारा भाई बड़ा अजीब है, ऐसे अनजान बनकर खड़ा है जैसे मुझे जानता ही नहीं है। वो क्या है ना, हमारे मुन्ना भैया थोड़े शर्मीले हैं और तुम ठहरी चतुर चालाक, हमें तो हमारे भैया की परवाह हो रही है। काशी ने गौरी की टांग खींचते हुए कहा, हाँ कितनी शैतान हो ना तुम,
एक बार मुझे तुम्हारी भाभी बनकर इस घर में आने दो, फिर तुम्हारी छुट्टी। वैसे तुम्हारे होने वाले वो तुमसे मिलने नहीं आए और वापस इंदौर चले गए, गौरी ने कहा। शक्ति ने कहा है हमारे इंदौर जाने के बाद वो हमसे वहीं मिलेगा, काशी ने फुसफुसाते हुए कहा। सभी बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लगे कि एक लड़का आया और कहा, भैया जी वो टेंट का सामान देख लीजिए, फिर उतरवा देते हैं। हम देख लेते हैं, मुन्ना ने जैसे ही कहा मुरारी उठा और कहा, अरे मुन्ना तुम बैठो, हम देख लेते हैं। बैठे बैठे कमर अकड़ गई है हमारी। मुरारी लड़के के साथ बाहर चला गया और उन्हें सब हिसाब किताब दिखाने लगा। म्यूजिक सिस्टम के पास खड़ा लड़का उसे चेक कर रहा था। वह बार बार वायर निकालता और साउंड चेक कर रहा होता। मुरारी भी वहीं खड़ा सबको जल्दी जल्दी काम करने को कहकर वहां से साइड में चला आया। घर के बाहर आकर ओला रुकी और उसमें से गौरी की मम्मी और जय नीचे उतरे। दोनों अंदर चले आए। बगीचे में लगे बड़े से झूले को देखकर जय ने उस तरफ जाते हुए कहा, वाह माँ, यहाँ कितना बड़ा झूला है। जय रुको, ये लड़का भी ना, कहते हुए गौरी की मम्मी आगे बढ़ गई। चलते चलते वो अपनी साड़ी सही करने लगी और सामने ध्यान नहीं दिया। सामने मुरारी गौरी की मम्मी की तरफ पीठ किए खड़ा था। लड़कों को काम बताते हुए जैसे ही वह पीछे पलटा, एकदम से गौरी की मम्मी से टकरा गया। अचानक टकराने से गौरी की मम्मी जैसे ही गिरने को हुई, मुरारी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली ही थी कि तब साउंड चेक करने वाले लड़के ने वायर चेंज कर दिया और सिस्टम पर तेज आवाज में गाना बजने लगा। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। आप समझ सकते हैं उस वक्त क्या सिचुएशन रही होगी। तो मुरारी और गौरी की मम्मी ने जब ये गाना सुना तो दोनों ही असहज हो गए। मुरारी ने सिस्टम वाले की तरफ देखकर कहा, अबे गाना चेंज करो बे। लड़के ने जल्दी से वायर निकाल दिया। इतने में गौरी की मम्मी ने खुद को संभाला और मुरारी को घूरते हुए जाने को हुई तो महसूस हुआ कि उनकी साड़ी मुरारी के पैर के नीचे है। एक बार फिर गौरी की मम्मी लड़खड़ाई और आदतन मुरारी ने उनका हाथ थामकर उन्हें संभाल लिया। लेकिन लड़के की टाइमिंग इतनी खराब थी कि उसने वायर फिर चेंज कर दिया और गाना बजा, जाती हूं मैं, जल्दी है क्या। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, साले तुम्हारा डीजे उखाड़ कर फेंक देंगे हम, जे कांट सेंट बजाए रहे हो बे। मुरारी फिर चिल्लाया। गौरी की मम्मी ने सुना तो मुरारी का हाथ झटका और घूरते हुए कहा, मुझे पता ही था इतने सालों में तुम नहीं सुधरोगे। कहकर गौरी की मम्मी आगे बढ़ गई और लड़के ने आखिरी बार जैसे ही वायर बदला, गाना बजने लगा, बेवफा 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 निकली है तू। इतना सुनते ही मुरारी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह म्यूजिक सिस्टम की तरफ आया और सिस्टम उठाकर नीचे पटका और कहा, ना रहेगा ससुरा सिस्टम और ना बजेगा गाना। भैया जी जे का किया, हमरा म्यूजिक सिस्टम तोड़ दिए, लड़के ने कहा तो मुरारी ने सिस्टम में लगे वायर उखाड़े और लड़के को देकर कहा, जे सब भी हिसाब किताब में जोड़ देना। तो ऐसा था हमारे मुरारी का गौरी की मम्मी से मिलना। और हंसना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें भी बहुत हंसी आ रही है। तो ये था मैं तेरी हीर भाग 39। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहे मैं तेरी हीर।